Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the third class on chapter 3 of Indian Economic Development, Agriculture, Industry and Trade 1950 to 1990. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous class, we covered the topic of Green Revolution, in which we covered the Green Revolution phase 1, phase 2 and the gains of Green Revolution and limitations of Green Revolution. So our today's topic will start from agricultural subsidies, virtue और vice. मीन्स जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सब्सिडीज देती है, मीन्स की जो मॉनेटरी असिस्टेंस देती है वो अपने फार्मर्स को, जिससे कि वो लोग अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए इन द फॉर्म ऑफ लाइक सीड्स की सब्सिडी, क्रेडिट सब्सिडीज, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स में सब्सिडीज, इससे कि हमारे फार्मर्स इजीली अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए क्योंकि उनको सब्सिडाइज रेट्स पर थिंग्स मिल जाती हैं. सो ये वर्च्यू है, मीन्स की गुड है या फिर बैड है. सबसे पहला पॉइंट है कि ये बैड क्यों है, क्योंकि ये हाई बर्डन डालती है ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस. मीन्स की जो गवर्नमेंट है वो मोस्ट ऑफ द फाइनेंस अपना किस में खर्च कर देती है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज प्रोवाइड करने में. इस वजह से वो दूसरे अदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स पे अपना फोकस नहीं कर पाती है. एक बार अगर हमारी सब्सिडीज का पॉइंट प्रूव हो जाए, मीन्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए, सारे फार्मर्स इतने फुलफिल हो जाए कि वो इजीली प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाए हाई स्केल पे, तो ये सब्सिडीज हटा देनी चाहिए. नेक्स्ट इज मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स. मीन्स की जो एक्चुअली बेनिफिट्स को डिजर्व करते हैं उन्हें उन तक ये पहुंचते ही नहीं है. जो बीच में वो फार्मर्स जो कि एक्चुअली इजीली प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं वो लोग ही इन बेनिफिट्स को अवेल कर लेते हैं, जबकि जो एक्चुअल पुअर फार्मर्स हैं उन तक ये बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं पाते हैं. नेक्स्ट इज वेस्टफुल कंजम्पशन. जब हमारे को कोई भी चीज़ सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे मिलती है और ज़्यादा मिल जाती है तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं. तो जब फार्मर्स, फॉर एग्जांपल, अगर फार्मर्स को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स कम रेट पे मिलेंगे तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैंड्स पर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है. सो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल सब्सिडीज अ वर्च्यू. मीन्स जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है वो नीड है, डिजायर है, गुड है. सो फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर पुअर. बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हमारी कंट्री में पुअर हैं. वो लोग अच्छी सीड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्रेडिट अफोर्ड नहीं कर सकते, फर्टिलाइजर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इरिगेशन अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उन सब चीज़ों के लिए उनको सब्सिडाइज एग्रीकल्चर की नीड है. सो नेक्स्ट इज टू एलिमिनेट द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर. जब हम पुअर फार्मर्स को एग्रीकल्चर सब्सिडीज देंगे तो उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ेगी, जिससे कि बाय टाइम वो लोग खुद से ही अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को अपने थ्रू इजीली कर पाएंगे. उनको फिर की सब्सिडी की नीड नहीं रहेगी. वो इजीली खुद भी अपने आप से भी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाना सीख जाएंगे, जिससे कि रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में धीरे धीरे इनइक्वालिटी एलिमिनेट हो जाएगी. सो ब्रीफ ये है कि जो हमारी सब्सिडीज है उनको हम कम तो नहीं कर सकते, बट हमें ये देखना है कि जो सब्सिडीज हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाए जो कि उनको एक्चुअली डिजर्व करते हैं, उनको नहीं जो इजीली खुद से इसको अफोर्ड कर सकते हो. सो ये एग्रीकल्चर पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री. सो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स ने लीव किया तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल स्टेट में था. हमारे हैंडीक्राफ्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे. हमारे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा गुड पोजीशन में नहीं थी. जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो किसी भी कंट्री का एक एपी सेंटर होता है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच आर मोर देन एग्रीकल्चर सेक्टर. बट ब्रिटिशर्स के जाने के टाइम तो बहुत बुरा हाल था. सो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या रिक्वायरमेंट थी, एक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता था. इसका मतलब किसका रोल आया, पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. अब क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने बताया कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर का ज़रूरी है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. फर्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल. जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत बुरा हाल था. जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, मतलब जो 2-4 इंडस्ट्रियल थे सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल 2-4 कंपनीज थी, टाटा बिरला, वो भी कोई इतनी प्रॉपर या फिर अच्छी कंडीशन में नहीं थी कि वो सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का
लोड ले सकें। सो बाहर से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को पुश की नीड थी, जो कि किसने प्रोवाइड कर सकता था? सिर्फ हमारा पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर सकता था। नेक्स्ट इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो कम इन्वेस्ट कर सकता था, मतलब कि उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना इम्पिटस था ही नहीं। ये सिर्फ किसकी वजह से था? एक विक्शियस सर्कल की वजह से था। जो हमारा लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था वो किस वजह से था? क्योंकि लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट था। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट इसलिए था क्योंकि मार्केट में डिमांड ही कम थी। डिमांड क्यों कम थी? क्योंकि हमारी कंट्री में उस समय लोगों की इनकम जो थी वो बहुत कम थी। जब इनकम कम होती थी तो लो इन्वेस्टमेंट होता था। लो इन्वेस्टमेंट का मतलब लो इनकम, एंड लो इनकम का दोबारा वही कि लो डिमांड, देन लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, एंड देन लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जो विक्शियस सर्कल था ये ऐसे बन गया था। Here you can see, सो लो इनकम थी जिसकी वजह से लोगों का डिमांड भी कम था। डिमांड कम था मीन्स लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट था, जिसकी वजह से लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था। जब इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कम था तो इन्वेस्टमेंट ही कम थी और फिर दोबारा से लो इनकम था। तो ये जो विक्शियस सर्कल था ये ऐसे ही एज इट इज गोल गोल घूम रहा था, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था। थर्ड इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान क्या था? कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल था जब हमारी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देते तो वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से करता? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। बट गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि अगर इन्वेस्टमेंट हो तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, एंड सेकेंडली गुड्स तब प्रोड्यूस हो जो कि सब लोग इजीली परचेज कर सके, अफोर्ड कर सके। सो इसी वजह से ग्रोथ विद पब्लिक सोशल जस्टिस का भी एक पॉइंट था, जिससे कि प्रूव होता है कि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड थी पब्लिक सेक्टर की। तो यहाँ पे एक नोट है कि कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, मीन्स जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी थी उसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए था? पब्लिक सेक्टर के पास। अब कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी वो सेक्टर्स होते हैं जो कि या फिर इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होते हैं। मीन्स कि वो इंडस्ट्रीज जो बेस फॉर्म करती हूँ फॉर द ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी, मतलब जिसकी हेल्प से हम लोग पूरी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्प्रेड करते हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड अदर इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन। ये सब किसके हैंड्स में रहना चाहिए? इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। So it is all for today. Please take the screenshots of all the notes that I provide you. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.